हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, इकोनॉमी के जो अप्लाइड सेक्शन है इसके एमसीक्यूज को हम यहाँ पर इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन के देखने के बाद आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को जारी रखा जाए या फिर किस तरह के परिवर्तन या किस तरह के प्रश्नों की आप डिमांड करना चाहते हैं। तो मित्रों, ये आपके इकोनॉमी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। खास तौर पर इस बार यूपीएससी में आपके इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन आपके शामिल किए गए थे, तो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आइए, ये हमारी टेस्ट सीरीज का ही पार्ट है, आपके साथ डिस्कस करते हैं इसे और यहाँ पर शेयर करते हैं आपके सामने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके इकोनॉमी सेक्शन के क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि हाल ही में बजट में उल्लिखित आपकी जो ब्लू इकोनॉमी 2.0 था, इसके संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ये है कि विश्व बैंक के अनुसार नीली अर्थव्यवस्था समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका, नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का स्थायी उपयोग करती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है सही है। दूसरा यह है कि यह पुनर्स्थापन और अनुकूलन उपायों और एकीकृत और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ साथ तटीय, जलीय कृषि और समुद्री कृषि के लिए एक योजना है। यहां पर आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, मैरीकल्चर एक व्यापक शब्द है जो जलीय पौधों और जानवरों की खेती को संदर्भित करता है। तो यह स्टेटमेंट आपका तीसरा गलत है। तो यहां पर यह क्वेश्चन है कि भाई कितने स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर आपके दो स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि पीएम किसान कब स्टार्ट की गई थी। तो मित्रों, यहां पर देखिए, इस योजना का उद्देश्य विभिन्न इनपुट खरीदने में छोटे और सीमांत जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनके सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए। दूसरा यह है कि यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तीसरा ये कि लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, क्योंकि ये किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ही आपकी पीएम किसान योजना है और इसमें आपके छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। पीएम विश्वकर्मा, तो आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है पीएम आपकी विश्वकर्मा जो योजना है कब स्टार्ट की गई है, किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि भाई अपने हाथों या औजारों से काम करने वाले कारीगरों, शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता। तो शुरू से अंत तक सहायता करने के लिए यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। फिर है आपका कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाण देना, उनकी ब्रांडिंग करना, उनके आपके जो गवर्नमेंट आपके ई कॉमर्स आपके प्लेटफॉर्म है, जीईएम है, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करना, विज्ञापन करना, प्रचार करना, मूल्य श्रृंखला से उन्हें जोड़ना। तो यह आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह योजना लाभार्थियों को औपचारिक आपके एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र में उद्यमियों के रूप में आपके उद्यम संबंधित प्लेटफॉर्म को शामिल करेगी। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है यहां पर आपके मित्रों स्टेटमेंट आपका दूसरा, तीसरा ये दोनों सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। स्टेम योजना के संदर्भ में यहां पे प्रश्न है। पहला यहां पे इन्होंने दे रखा है गति, GATI, गति, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये जो आपका स्टेम होता है, जिसमें आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स है, ये योजना में आपकी महिलाओं के संदर्भ में जो इनिशिएटिव स्टार्ट की गई उसके संदर्भ में ये प्रश्न है। पहला इन्होंने दिया है कि गति स्टेम में जेंडर समानता का आकलन करने के लिए एक व्यापक नीति है। तो गति आपका जो है गति, GATI, ये सही है। फिर है आपका वेस्ट पहल। वेस्ट पहल क्या है मित्रों? वेस्ट पहल को ध्यान से देखिए, ये है वुमेन इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी, वेस्ट। तो वेस्ट पहल के तहत आपके कौशल विकास कार्यक्रम, विज्ञान प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए प्रशिक्षण देना। ठीक है, वेस्ट भी सही है। आई स्टेम भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल है। तो इसमें देखिए आपका किरण हो गया, वेस्ट हो गया, गति हो गया। ठीक है, ये आपकी जो योजना है, क्यूरी हो गया, क्यूरी। तो आपकी क्यूरी योजना भी आपकी इसी में, ये पांचों जो हैं ये आपकी स्टेम योजना के तहत महिलाओं के विकास से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, आपके तीनों स्टेटमेंट जो हैं आपके सही हैं। तो मित्रों, ये पांचों की टर्म याद रखिए, गति, वेस्ट, आपकी ज्योति हो गया, किरण हो गया, क्यूरी हो गया, आई स्टेम हो गया। ये स्टेम के तहत महिलाओं के लिए जुड़ी हुई छोटी छोटी साइंस टेक से जुड़ी हुई स्कीमें हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में यहाँ पे सही कथन, यहाँ पर देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन है यूपीएससी के क्वेश्चन है। यहाँ पर यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन इस तरीके से दिए थे
कि भाई यहाँ पर आपके कौन कौन से मतलब कितने स्टेटमेंट सही हैं। अब चारों में से आपको बताना है कि भाई स्टेटमेंट अगर एक सही है तो आप एक को सही करिए, ये नहीं है कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो थोड़ा प्रश्न का नया पैटर्न था, मुझे लगा आपके साथ ये डिस्कस करना चाहिए कि अगर आपको टफ से टफ किस रेंज के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपकी परीक्षा में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला यह है कि यह योजना बुआई से लेकर कटाई के बाद तक पूरे फसल चक्र के लिए होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा यह है कि इस योजना के तहत किसानों को सभी रबी फसलों के लिए 2%, तो देखिए रबी फसलों के लिए 1.5% है, खरीफ फसलों के लिए ये 2% है, बागवानी के लिए 5% है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी आपको ध्यान देना चाहिए, आपको गलत स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। और यह योजना सभी फसलों और फसल उपज, तो सभी नहीं, इसमें कुछ स्पेसिफिक आपकी फसलें हैं जिन्हें शामिल किया गया है। तो यहां पर केवल एक स्टेटमेंट सही है, वो है पहला वाला। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में यहां पर आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि यहां पर आपके कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसके संदर्भ में जो चारों स्टेटमेंट है कि भाई ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, तो पहला सही है। दूसरा कि ये केंद्र प्रायोजित इस योजना को केंद्र राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वित्त पोषित करती हैं, सही है। इसके अलावा ये आपका राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा, जिसमें जिला प्रशासन के मार्गदर्शन के तहत जिला स्तर पर योजना कार्यान्वयन के लिए जिला मिशन प्रबंधन इकाइयां इसमें जिम्मेदार हैं, तो ये भी सही है। और ग्रामीण विकास विभाग नोडल इसका मंत्रालय है, जो कि नीति निर्माण, निगरानी, मूल्यांकन और निधि मतलब फंड के संवितरण वगैरह को देखता है। तो चारों स्टेटमेंट आपके कॉमन है, चारों सही हैं। इसके बाद बात करेंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की। तो देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन आपकी जो स्कीम है, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना। देखिए नामों को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिए, कई बार ये आपको सीधे सीधे हिंदी वर्तनी में भी ये नाम देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट है कि जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा है प्रशिक्षण परिषद, ये आपकी NCVET ये NPS 2 के समग्र विनियमन और प्रबंधन को देखेगी, तो ये गलत है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना का उद्देश्य आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करके देश में आपके अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को, ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना है। तो दूसरा स्टेटमेंट कॉमन है, ये सही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में कौन से सही हैं? तो यहाँ पर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा, पांचों तत्व इसमें आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में शामिल है। HPV के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर बात करनी है कि HPV आपका तो यहां पे आपका प्रश्न संख्या 9 पे देखिए, HPV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HPV आपका पैपिलोविरिडे परिवार का एक सदस्य है और ये छोटे गैर आवरण और आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। ठीक है, HPV कई अन्य कैंसरों के विपरीत ये आपके सर्वाइकल कैंसर जल्दी होता है और महिलाओं के जीवन के लिए घातक होता है। और 2 से 19 वर्ष की आयु में आपके HPV टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। मित्रों UPSC का क्वेश्चन है, इसमें आपके शुरुआत के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका 2 से 19 वर्ष की आयु वाला HPV टीकाकरण की सिफारिश जो की जाती है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपके HPV में जो टीकाकरण है ये 9 वर्ष से स्टार्ट किया जाता है। 2 से 19 वर्ष की जो रेंज है ये गलत है। निम्नलिखित में से किसका समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा विवाद से विश्वास, तो विवाद से विश्वास जो है ये आपका कृषि, हरित ऊर्जा या महिला से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपका MSME से जुड़ा हुआ इनिशिएटिव है, याद रखिए विवाद से विश्वास। राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है आपकी E-NAM, इसमें प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि E-NAM मुख्य रूप से किसानों को बीज उर्वरक खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगा, गलत है। ये निगोशिएबल वेयर हाउस रसीद सिस्टम जो है आपकी, उसके मॉड्यूल को E-NAM के साथ एकीकृत किया गया है, ये कॉमन स्टेटमेंट है। कुल मिला के ये ऑनलाइन बाजार देता है, यहाँ पर पूरे देश भर की लगभग 500 प्लस मंडियों को इसमें एकीकृत किया गया है ताकि जो किसान है अपनी उपजों को सही मूल्य पर बेच पाए। वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है इसके संदर्भ में आपको बताना है, तो देखिए पहला ये है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है, सही है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को चयनित गाँव में रहने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना है, तो ये आपका सही है। अब आप बताइए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था सरकार के द्वारा, कमेंट बॉक्स में। इसके बाद एक योजना के संदर्भ में बहुत सारी बातें दी गई हैं, आपको ये बताना है कि कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो सही है, किस योजना के संदर्भ में ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के, ये UPSC के क्वेश्चन है आपके, काफ़ी टफ आपको लग रहे होंगे, पर ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि आप एक बार इन्हें देखें।
यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना, उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी, व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2020-21 से 24-25 तक 5 साल की अवधि के लिए चालू रहेगी। तो ये आपका प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम जो है PMFME, ये आपकी योजना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को औपचारिक रूप दिया गया है। हाल ही के अंतरिम बजट में पीएम गति शक्ति के तहत पहचाने गए प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम में से किसको रसद दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिए लागू किया गया है? तो ये है आपका ऊर्जा, खनिज, सीमेंट गलियारे, बंदरगाह की कनेक्टिविटी के गलियारे और उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे। ये काफी डिफरेंट आपको क्वेश्चन लग रहे होंगे, पर ये यूपीएससी के क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 2024-25 के हालिया अंतरिम बजट के अनुसार यहाँ 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। अब 2014 से 23 के दौरान 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई का प्रवाह जो है, ये 2005 से 14 के दौरान जो प्रवाह हुआ था उसका 2 गुना है। पहला स्टेटमेंट तो ये है। फिर है कि पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है 3 गुना बढ़ गया है और इसमें जो रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या है वो 2.4 गुना बढ़ गई है। देश में हवाई अड्डे 2 गुना होकर आपके 149 हो चुके हैं और इस साल औसत मासिक जो आपकी सकल जीएसटी संग्रह दुगना हो चुका है और ये कितना हो चुका है? 1.66 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर आपके जो चारों स्टेटमेंट आपके इंतरिम बजट 2024-25 के संदर्भ में है, तो ये चारों आपके सही है। नैनो डीएपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है मित्रों। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सत्य है। पहला ये है कि भाई इफ्को द्वारा विकसित एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित एक कृषि इनपुट है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यह मिट्टी, वायु, जल के प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। तो नैनो डीएपी जो आपकी इनिशिएटिव है कब स्टार्ट की गई थी और इसका कोर मतलब जो है एम क्या है, ये आप बताइए। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान, जो ऑयल सीड अभियान है आत्मनिर्भर, ये पहल के संदर्भ में यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है कि ये आपके सॉल्वेंट और एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तेल निकालने वाले सॉल्वेंट निर्माताओं का प्रमुख निकाय है और आयात के प्रवाह ने भारत को अतिरिक्त तेल आपूर्ति के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना दिया है और भारत लगभग 5,000 लाख टन खाद्य तेल का आयात करता है जिसकी घरेलू खपत का 90% है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ये मैं इसकी आपको जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है सारे क्वेश्चन की प्रोवाइड करवा दूंगा अपने पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, आप उससे जरूर जुड़िए। और बाकी ये टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो ब्रह्मास्त्र नाम से ये टेस्ट सीरीज आपके लिए 999 में 40 टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करवाए जाएंगे। नीचे डिटेल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2024 के हालिया बजट के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला यह है कि सूर्योदय योजना से 10 चयनित राज्यों को मुफ्त सौर बिजली के माध्यम से, देखिए 10 चयनित राज्य यहाँ पे नहीं है, प्रत्येक जो आपका परिवार होता है वो 15 से 18 हज़ार रुपये तक की इनकम इससे गेन कर सकता है अगर ग्रिड सिस्टम पे ये आपकी जो सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है इसको बेचा जाए। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य 40 गीगावाट छत सौर क्षमता जो है आपकी जो रूफ टॉप आपकी एनर्जी है 40 गीगावाट का लक्ष्य इन्होंने रखा है। आप ये बताइए किस ईयर तक ये 40 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत है। हमेशा ये जो मित्रों क्वेश्चन टेल होती है, ये जो पूंछ है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी, तो जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसके संदर्भ में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। इसमें 3 क्षेत्रों अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर को कवर करने वाले 12 संकेतक होते हैं और यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी प्रशासित ऑलकिरे फोस्टर पद्धति का उपयोग करता है। तो ठीक है, ऑलकिरे फोस्टर पद्धति का ये इस्तेमाल करता है, ये आपको की पॉइंट देखने को मिल सकता है। अब आपको ये बताना है कि एमपीआई के तहत जो आपका बिहार है यहाँ पर गरीबी कितनी दर्शाई गई है। पंचामृत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका पंचामृत में जो है 5 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने चैनल पे प्रोवाइड कर दी है, इसको ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट है कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता विकसित करनी है, तो ये सही है। फिर है आपका कि 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकता को सौर ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना है, तो ये आपकी रेन्यूएबल एनर्जी आरई से पूरा करना है, ना कि सिर्फ सोलर से। 2030 तक अर्थव्यवस्था को कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से 75% कम करना है, तो ये 45% कम करना है, ना कि 75। और 2050 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाना है, तो ये 2030 तक लानी है $1 बिलियन की कमी।
ये पांचों स्टेटमेंट में जो आपका मित्रों ये डिटेल है पंच अमृत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पांचों स्टेटमेंट याद रखिए और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर जो दिए गए पांचों स्टेटमेंट है इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 5 ही सही है, बाकी तीनों गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकता को सौर ऊर्जा स्रोतों से नहीं जबकि रेन्यूएबल एनर्जी से पूरा कवर करना है। ठीक है, सिर्फ सौर नहीं है, इसमें सारी एनर्जी वगैरह आपकी शामिल है। और बाकी 2030 तक अर्थव्यवस्था की जो कार्बन तीव्रता है उसे 2005 के स्तर से 45% कम करना है, ना कि 75। और 2050 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी जो है ये 2030 तक करनी है। एलएनजी जो होती है आपकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस, इसके संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट है कि यह चीन जैसे देशों में मध्यम और भारी शुल्क वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक प्रभावी ईंधन का साबित हुआ है। पहला स्टेटमेंट सही। डीजल की तुलना में इन खंडों में प्रमुख ईंधन है। एलएनजी काफ़ी स्वच्छ है, मतलब ये क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, सही है। तीसरा ये है कि डीजल समान आकार के ईंधन टैंक वाले एलएनजी की तुलना में वाहनों को थोड़ी लंबी दूरी प्रदान करता है और आमतौर पर कच्चे तेल की तुलना में सस्ता होता है, जिसे डीजल प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और यदि एलएनजी भारत की डीजल खपत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रतिस्थापित कर दे तो महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट सही है। ऑफ बजट उधार के संबंध में जो आपकी ऑफ बजट बोरोविंग है इसके संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसे राजकोषीय घाटे की गणना में शामिल किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑफ बजट उधार केंद्र सरकार को अपने व्यय को वित्त पोषित करने की अनुमति देता है। तो आपका जो असत्य है पहला स्टेटमेंट है, दूसरा वाला आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो भारत थर्ड नंबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की 85% से अधिक आवश्यकताएं आयात से पूरी होती हैं। और ओपेक प्लस सदस्यों में रूस सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक है। तो रूस अभी ओपेक में आपका सेकंड है, फर्स्ट यहाँ पे सऊदी अरेबिया आएगा। हाइब्रिड वाहनों के संबंध में दो स्टेटमेंट है। पहला, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन जो है आंतरिक दहन इंजन, बैटरी चालित मोटर, पावर ट्रेन दोनों का उपयोग करता है। ठीक है। दूसरे में यह कि ये वाहन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में अधिक कुशल हैं। तो ये बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन से अधिक कुशल नहीं है क्योंकि वो अपनी इंटायरली जो एनर्जी है वो पावर्ड है इलेक्ट्रिसिटी से। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका जो है गलत है, पहला सही है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जो डीपीआई है उसके पारिस्थितिकी तंत्र का स्तंभ है। तो देखिए इसमें आपके आधार, डिजी यात्रा, यूपीआई और खास तौर पे इसके साथ आपका डिजी लॉकर भी शामिल है। तो ये चारों याद रखिए, ये आपके डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। तो मित्रों ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमी के अप्लाइड सेक्शन के करवाए गए हैं। तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा किस तरीके के आपको क्वेश्चन इकोनॉमी में चाहिए। अगर ये प्रश्नों का स्तर अच्छा है तो ये लगातार आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप लोग कमेंट्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइए।